जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का FW यानी फ्यूचर बे एकेडमी पर। आज हम आपके लिए लेके आए हिंदी की एक स्पेशल क्लास, जिसमें साहित्य में से टॉप 100 प्रश्न हम आपके लिए लेके आए, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एएसआई और लेखपाल जैसे एग्जामों में देखे जाते हैं या फिर देखे गए हैं। तो आइए देखते हैं हिंदी साहित्य का पहला प्रश्न। हिंदी साहित्य का पहला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने या फिर स्वीकृति का प्रस्ताव था? किस वर्ष में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? वह क्या जानना चाह रहा है? कार्यान्वित। राजभाषा कौन सी भाषा थी हमारी? कार्यान्वित, सरकारी काम काजों के लिए करने के लिए कब स्वीकार किया गया था हिंदी भाषा को? क्या पूछा है इसमें? कब स्वीकार किया गया था? राजभाषा को स्वीकार कब किया गया था? यहाँ पे देखेंगे हम। राजभाषा को हमारा कौन सी भाषा थी? हिंदी। हिंदी थी हमारी कौन सी? राजभाषा। राजभाषा। राजभाषा के रूप में हिंदी को कब स्वीकार किया गया था? राजभाषा को हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया था हमारे 14 सितंबर 1949 को। कब किया गया था? 1949 को। 14 सितंबर 1949 को क्या किया गया था? राजभाषा, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अब जानेंगे यह लागू कब हुई थी। इसमें एक और डेट महत्वपूर्ण होती है, लागू की डेट। हिंदी को राजभाषा के रूप में लागू कब किया गया था? हिंदी को राजभाषा के रूप में लागू कब किया गया था? यहाँ पे देखेंगे हम क्या लागू, राजभाषा को लागू कब किया गया था। तो लागू कब किया गया था? इसको लागू किया गया था हमारा 26 जनवरी 1950 को। 1950 को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? ये डेट महत्वपूर्ण क्यों है? तो ये इस डेट को क्या हुआ था? संविधान पूरे भारत में बनकर क्या हो गया था? लागू हुआ था। संविधान भी 26 जनवरी 1950 को क्या था? संविधान भी लागू हुआ था। तो उसी दिन को हिंदी को राजभाषा के रूप में पूरे भारत में क्या किया था? लागू किया गया था। 14 सितंबर 1949 को क्या स्वीकार किया गया था हिंदी को, और 26 जनवरी 1950 में संविधान के साथ ही हिंदी भाषा को लागू किया गया था। तो इसमें क्या पूछा था? कार्यान्वित स्वीकार कब किया गया था? हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में कार्य करने के लिए स्वीकार किया गया था तो 14 सितंबर। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा? सॉरी, डी नहीं होगा। डी में क्या है? 14 सितंबर 1964 है, जो कि गलत है। ठीक है, 64 है। तो 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, 14 सितंबर 1949। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा? करेक्ट आंसर है। 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। आगे देखेंगे अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जो हमारा हिंदी दिवस है किस तिथि को मनाया? जिस तिथि को यानी जिस डेट को यह स्वीकार किया गया था कि हिंदी राजभाषा के रूप में, हिंदी को राजभाषा के रूप में क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। उसी डेट को क्या किया जाता है? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखेंगे 14 सितंबर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा 14 सितंबर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा के रूप में दर्जा दिया था? हिंदी को कौन सी भाषा का दर्जा मिला था? हिंदी को मिला था राजभाषा का दर्जा। किस भाषा का दर्जा मिला था? राजभाषा का दर्जा मिला था, जो कि 14 सितंबर 1949 को मिला था। कब मिला था? 14 सितंबर 1949 को मिला था। आगे देखेंगे अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब वह आपसे पूछो लिपि किसे कहते हैं? इसमें एक और प्रश्न बन सकता है, लिपि किसे कहते हैं? लिपि उसे कहते हैं जैसे कि किसी भाषा का लिखा हुआ रूप ही क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। या फिर लिखने में जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है, जिन जिन मात्रा यानी जिन जिन अक्षरों की आवश्यकता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? लिखने का तरीके को क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो लिपि, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी है? इसमें क्या पूछा? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी है? देवनागरी लिपि में लिखी है। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ए करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे। आगे है हमारा प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? स्वीकार किया गया हिंदी को राजभाषा और लिपि को देवनागरी लिपि स्वीकार किया संविधान में। तो संविधान की बात करेंगे हम। संविधान की बात करेंगे। संविधान जो था हमारा कब लागू हुआ था? 26 जनवरी। कब लागू हुआ था? 26
जनवरी 1950 कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ। तो इसकी बात करेंगे, इसके अंदर आता है सबसे पहले बात करेंगे हम भाग। भाग देखेंगे, संविधान में भाग होता है हमारा जो कि भाषा से रिलेटेड है। ये भाषा, भाग नहीं, इसे लिखेंगे हम क्या? भाषा नहीं, भाग। भाग नंबर कौन सा है जो कि राजभाषा से रिलेटेड है? तो भाग नंबर है हमारा 17। कौन सा है? भाग नंबर है 17। अब यहाँ पे बात करेंगे अनुसूचित, इसमें कहेंगे भाग नंबर 17 में कितनी भाषाओं का जिक्र है? भाग नंबर 17 में संविधान में कितनी भाषाओं का जिक्र है? भाग नंबर 17 में है 22 भाषाओं का जिक्र है। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। कितनी भाषाओं का जिक्र है? 22 भाषाओं का जिक्र है। अब बात करेंगे अनुच्छेद कहां से कितने हैं, इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक हैं? अनुच्छेदों की बात करेंगे यहाँ पे हम। संविधान में ही अनुच्छेद अब करेंगे यहाँ पे हम अनुच्छेदों की बात। तो अनुच्छेद थे हमारे 343 से लेकर 351 तक। कहां से कहां तक? 343 से लेकर 351 तक अनुच्छेद किससे संबंधित है? राजभाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजभाषा से संबंधित है। किसका जिक्र है? भाषाओं का जिक्र है 343 से लेकर 351 तक। तो यहाँ पे देखेंगे किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए देखेंगे 351 नहीं है। 300 कितना है? 343। कहां से स्टार्ट है? 343 से स्टार्ट है। तो राजभाषा का दर्जा कहां पे मिला था? पहला अनुच्छेद कौन सा था हमारा? 343, जिसमें जिक्र है, जिसमें हिंदी की परिभाषा दी है। हिंदी क्या है हमारी? एक राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था 343 पहले अनुच्छेद में। तो 343 क्या रहेगा हमारा? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बी के स्थान पर है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ऑप्शन इधर उधर है। ऑप्शन नंबर सी क्या करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा संविधान के किस अनुच्छेद 344 ए, क्या कहा उसने? संविधान के किस अनुच्छेद 344 ए, कौन सा अनुच्छेद कहा उसने? 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो यहां पे देखेंगे राजभाषा आयोग का गठन, राजभाषा आयोग का गठन, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? यहाँ पे देखेंगे हम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। तो यहाँ पे हमारा राजभाषा आयोग, जो कि राजभाषा आयोग का गठन हुआ था, तो वो हुआ था हमारा 7 जून 1960। कब हुआ था? 7 जून 1960। इस डेट को क्या हुआ था? राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। अब आपसे इसमें एक प्रश्न और पूछ सकता है, राजभाषा आयोग की क्या पूछ सकता है? राजभाषा जो आयोग है उसके प्रथम अध्यक्ष किसको चुना गया था? राजभाषा आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? किसे चुना गया था? किसकी पूछ सकता है यहाँ पे आपसे? अध्यक्ष की। तो यहाँ पे हमारे अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे हमारे? बीजी खेर। कौन थे? बीजी खेर जो थे राजभाषा आयोग के प्रथम कौन थे? अध्यक्ष थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो उसमें पूछा है अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। कब किया था? 1960 को किया था। कब किया था? 1960 को किया था। देखेंगे ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? बी, जो कि सी के स्थान पर है। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या करेक्ट आंसर है, जो कि सी के स्थान पर है। आगे देखेंगे अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी किसे मानते हैं? संस्कृत को क्या कहते हैं? हिंदी की आदि जननी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जो कि सी के स्थान पर। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है इस क्लास में, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा? संस्कृत, जो कि हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि की आवश्यकता होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया लिपि की परिभाषा क्या थी? किसी भाषा को लिखने में, लिखने में जिन चीजों की आवश्यकता होती है, जिन मात्राओं की आवश्यकता है, जिन अक्षरों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं।
उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम लिपि कहते हैं। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर को। भाषा को लिखने में, भाषा का लिखा हुआ रूप क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। भाषा का लिखा हुआ रूप क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा लिपि की आवश्यकता होती है, ये वही प्रश्न है जो पीछे था, बैक चलेंगे, देखेंगे लिपि दोनों क्या है, सेम प्रश्न। तो क्या आंसर था, लिपि की आवश्यकता होती है भाषा को लिखने में। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। देवनागरी जो लिपि है उसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, तो उसका प्रयोग हुआ था जयभट्ट के शिलालेखों में। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। जयभट्ट के शिलालेखों में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग पाया गया था। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा भाषा लिखने में, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। भाषा लिखने में जैसे कि मैंने आपको बताया था, पीछे दो प्रश्न पूछे गए थे, जो कि यह भी पूछा गया था यूपीएसआई परीक्षा में सन 2017 में पूछा था। किसमें, यूपीएसआई में पूछा गया था। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों की व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। लिपि का उसने तीन तरीके से क्या पूछा था, ये प्रश्न पूछा, घुमा फिरा के क्या पूछा था, तीन तरीके से प्रश्न पूछा था। क्या रहेगा, डी आंसर रहेगा इसका। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। जो कि हमारी ब्राह्मी लिपि है उससे किस लिपि की उत्पत्ति हुई, जो ब्राह्मी है उससे किस लिपि की उत्पत्ति हुई है, उससे हुई है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे जो कि बी के स्थान पर है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि ब्राह्मी है से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। जो कि हमारी अवधी बोली है, कौन सी बोली है, जो हमारी अवधी बोली है वह हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अवधी बोली किससे विकसित हुई है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। यहाँ पे देखेंगे हम सबसे पहले कौन सा, अर्धमागधी जो अपभ्रंश है हमारा कौन सा है, अब अर्धमागधी अपभ्रंश है। इसमें अर्धमागधी जो अपभ्रंश है इसमें कितनी बोलियां आती हैं, मुख्यतः इसमें बोलियां आती हैं हमारी तीन। कितनी बोलियां आती हैं इसमें, मुख्यतः तीन बोलियां आती हैं। कितनी बोलियां आती हैं, तीन बोलियां आती हैं। अब जानेंगे वह बोलियां कौन कौन सी हैं। अवधी बोली है जो हमारी, अवधी बोली के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, अर्धमागधी तीन बोलियां आती हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, तीन बोलियां आती हैं। तो देखेंगे अर्धमागधी अपभ्रंश में सबसे पहले देखेंगे अवधी, कौन सी आएगी, अवधी। उसके बाद दूसरी आएगी हमारी बघेली। तीसरी कौन सी आएगी, तीसरी आएगी हमारी छत्तीसगढ़ी। तीसरी कौन सी होगी हमारी, तीसरी होगी हमारी छत्तीसगढ़ी। और वह आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है उसमें, वह आपसे एक और प्रश्न पूछ सकता है कि ये जो अर्धमागधी अपभ्रंश है, ये जो अर्धमागधी अपभ्रंश है इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत आता है, ये इसके अंतर्गत कौन आता है, इसके अंतर्गत कौन सी भाषा, कौन सी हिंदी आती है, इसके अंतर्गत सॉरी कौन सी हिंदी आती है। तो इसके अंतर्गत जो आती है हमारी पूर्वी हिंदी आती है। कौन सी आती है, पूर्वी हिंदी आती है। इसके अंतर्गत कौन सी हिंदी आती है, पूर्वी हिंदी किसके अंतर्गत आती है, अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। यह तीन बोलियां जो होती हैं यह किसके अंतर्गत आती हैं, यह तीनों बोलियां आती हैं हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती हैं, तीनों बोलियां किसके अंतर्गत आती हैं, तीनों बोलियां जो आती हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। जो पूर्वी हिंदी आती है वह आती है अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत। और वो तीनों बोलियां कौन सी हैं, सबसे पहले आती है हमारी अवधी, दूसरी आएगी हमारी बघेली, तीसरी आती है हमारी छत्तीसगढ़ी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी, अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है अवधी बोली। ऑप्शन नंबर बी जो कि सी के स्थान पर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा हिंदी की मूल उत्पत्ति। जो हिंदी की मूल उत्पत्ति है किससे मानी जाती है, हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है वह किससे मानी जाती है, वह मानी जाती है हमारी शौर सैनी अपभ्रंश से। किससे मानी जाती है,
हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है वह मानी जाती है हमारी सौर सैनी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, सौर सैनी अपभ्रंश से। तो यहाँ पे सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत, सौर सैनी जो अपभ्रंश है इसके अंतर्गत कितनी हिंदी आती हैं, कितने प्रकार की हिंदी होती हैं, यहाँ पे देखेंगे कितने हिंदी के कितने रूप होते हैं सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत। सौर सैनी क्या है अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत क्या क्या आता है इसके अंतर्गत, यहाँ पे देखेंगे सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले देखेंगे पश्चिमी हिंदी। जो पश्चिमी हिंदी आती है किसके अंतर्गत आती है, वो आती है हमारी सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत। उसके बाद आती है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी किसके अंतर्गत आती है, सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। और इसके बाद आती है हमारी कौन सी, इसके बाद आती है हमारी गुजराती। इसके बाद कौन सी आती है, गुजराती हिंदी आती है। और इसके बाद जो आती है, इसके बाद आती है पहाड़ी। ये सभी की सभी किसके अंतर्गत आती हैं, ये सभी की सभी आती हैं हमारी सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है, सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है, सौर सैनी अपभ्रंश से हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी जाती है। वो आपसे पूछे पश्चिमी हिंदी किसके अंतर्गत आती है, वह भी सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत है। वह पूछे राजस्थानी जो हिंदी आती है वह किसके अंतर्गत आती है, वह भी सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। तो हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है, सौर सैनी अपभ्रंश से हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। ब्रज जो भाषा है हमारी, यहाँ पे देखेंगे कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा। ब्रज जो भाषा है इसका क्षेत्र देखेंगे, किसके क्षेत्र में ब्रज भाषा का प्रयोग होता है। सबसे पहले देखेंगे मथुरा, कौन सा है, मथुरा। उसके बाद देखेंगे हम क्या है, उसके बाद देखेंगे हम पहला कौन सा हुआ, मथुरा। उसके बाद आता है हमारा आगरा, मथुरा आगरा। उसके बाद आता है मथुरा आगरा के बाद आता है एटा, कौन सा आएगा, एटा। एटा के बाद आता है हमारा मैनपुरी, मैनपुरी। मैनपुरी के बाद आएगा हमारा अलीगढ़। जो यह क्षेत्र और इनके आसपास के क्षेत्र हैं, जो यह क्षेत्र और इनके आसपास के क्षेत्र हैं और भी हैं, उनमें कौन सी भाषा देखी जाती है, उनमें देखी जाती है ब्रज भाषा। किस भाषा का प्रयोग देखा जाता है, ब्रज भाषा का प्रयोग देखा जाता है। तो देखेंगे मथुरा, मथुरा क्या है हमारा, ब्रज भाषा का क्षेत्रीय केंद्र है, केंद्रीय क्षेत्र क्या है, केंद्रीय क्षेत्र है मथुरा। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा हमारा, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है, मथुरा। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा वाराणसी, गोरखपुर और आरा। कौन सा, वाराणसी, गोरखपुर और आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है, तो कौन सी भाषा बोली जाती है, भोजपुरी। कौन सी भाषा बोली जाती है, भोजपुरी। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा हमारा, करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा हमारा, करेक्ट आंसर रहेगा। और देखेंगे यहाँ पर, और देखेंगे मिर्जापुर, क्या ये, मिर्जापुर, जौनपुर, इन क्षेत्रों में भी कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, इनके आसपास के जो भी क्षेत्र हैं इन पर कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, भोजपुरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा हमारा, करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा बुंदेली का क्षेत्र है। बुंदेली का क्षेत्र कौन सा है, आगरा, मथुरा, भरतपुर है क्या, नहीं। पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र है, नहीं। जयपुर और अजमेर और जोधपुर है। बुंदेली का क्षेत्र कौन सा है, झांसी, जालौन और दतिया। कौन सा है, झांसी, जालौन और दतिया। बुंदेली जो भाषा का प्रयोग होता है कहां पर होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। झांसी, जालौन और दतिया कहां पर होता है, झांसी, जालौन और दतिया। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा, करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा, करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, जो कि ब्रज भाषा है हमारी, हिंदी की किस भाषा के अंतर्गत आती है, कौन सी, ब्रज जो भाषा है।
ब्रज आती है हमारी किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ब्रज किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। जो ब्रज भाषा किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी जो कि सी के स्थान पर करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली है जो कि उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन नंबर सी देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी कन्नौजी जो भाषा है उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी वो सॉरी सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी क्या करेक्ट आंसर है? कन्नौजी जो बोली है कहां पर बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। आगे देखेंगे हम अगला प्रश्न। और जैसे कि मैं बात करूं जो कन्नौजी जो बोली है हमारी, जो कन्नौजी जो बोली है कहां पे बोली जाती है? किस क्षेत्र में बोली है? कानपुर और इटावा। ये कैसे क्षेत्र है? मुख्य क्षेत्र है। कन्नौजी बोली है, कानपुर इटावा ये कैसे क्षेत्र है? मुख्य क्षेत्र है। और इनके आसपास के जो भी क्षेत्र है वहां पर किस बोली का प्रयोग होता है? कन्नौजी बोली का प्रयोग होता है। कैसी बोली है? एक उत्तर प्रदेश की बोली है पूर्णतः। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? जो कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है उसका विकास किससे हुआ था? जो कि आप सभी को पता है सबसे प्राचीन भाषा कौन सी थी हमारी? संस्कृत। कौन सी थी हमारी? संस्कृत। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा हमारा? करेक्ट आंसर है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ था? संस्कृत से हुआ था। आगे देखेंगे अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल ऑप्शन नंबर देखेंगे सी 1000 ईसा पूर्व से अब तक। वर्तमान में भी कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? हम आधुनिक भाषा का प्रयोग करते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व से, जो कि प्रेजेंट में जो जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं वो किसके अंतर्गत आती है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत ही आती है। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, लौकिक संस्कृत डेड डैश और डेड डैश अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। उचित विकास क्रम है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? इन सभी का विकास क्रम कौन सा है? भाषाओं का विकास क्रम। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले देखेंगे हम कौन सी आती है हमारी? संस्कृत। इनका क्या करते हैं हम? क्रम बनाते हैं। ज्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है क्रम भी। संस्कृत क्या है? संस्कृत। संस्कृत से जन्म लेती है हमारी वैदिक संस्कृत। कौन सी है? वैदिक। वैदिक संस्कृत के बाद जो जन्म लेती है हमारी लौकिक संस्कृत। कौन सी लेती है? लौकिक संस्कृत। और जो लौकिक संस्कृत के बाद जो जन्म लेती है हमारी, लौकिक संस्कृत के बाद जो जन्म लेती है, लौकिक संस्कृत के बाद जो जन्म लेती है, इसको थोड़ा हटाएंगे। इसको क्या करेंगे हम? किसी दूसरे कलर से हाईलाइट करेंगे। यहां से देखेंगे लौकिक संस्कृत के बाद जो जन्म लेती है कौन सी लेती है हमारी? पाली। पाली। पाली के बाद लेती है हमारी प्राकृत। कौन सी? प्राकृत। पाली के बाद पाली प्राकृत। प्राकृत के बाद लेती है हमारी अपभ्रंश। कौन सी लेती है? अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद लेती है हमारी हिंदी। कौन सी लेती है? हिंदी। तो उसने क्या पूछा था? उसने पूछा है हमारा लौकिक संस्कृत के बाद। लौकिक संस्कृत देखेंगे, लौकिक संस्कृत कहाँ है? इसके बाद कौन सी भाषा जन्म लेती है? इसके बाद लेती है हमारी पाली। और पाली के बाद देखेंगे, पाली के बाद किसका क्रम है? प्राकृत। तो हमारे आंसर कौन से हैं? पाली और प्राकृत। कौन सी भाषाओं का जन्म होता है? लौकिक संस्कृत के बाद दो कौन सी भाषा है? वह है पाली और प्राकृत। कौन सी भाषा है? ऑप्शन नंबर डी देखेंगे। पाली और प्राकृत जो भाषा है, क्या है इनका सही क्रम है? लौकिक संस्कृत के बाद आती है हमारी पाली, पाली के बाद आती है प्राकृत। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा? करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? जो कि हिंदी का मानक रूप है किस भाषा से विकसित हुआ है? तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या है? हिंदी का जो मानक रूप है खड़ी बोली से विकसित हुआ है। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? खड़ी बोली भाषा से विकसित हुआ है हिंदी का मानक रूप। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा? करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे मथुरा, आगरा, जालौन, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले हेडलाइन, इसको क्या करेंगे? इसको थोड़ा
डायरेक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या किया है हमने, मथुरा को क्या किया है, अंडरलाइन किया है। मथुरा को क्या किया, अंडरलाइन किया। मथुरा जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था, मथुरा में जो भाषा बोली जाती है, जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी भाषा बोली जाती है मथुरा में, ब्रज भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। मथुरा, आगरा, जोधपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है, हमारी ब्रज भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है, द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। जैसे यहाँ पे क्या होता है हमारा, जैसे कह सकते हैं, यहाँ पे चित्र नहीं बनाते, डायरेक्ट बताता हूं। जैसे कह सकते हैं भारत को मध्य से कौन सी हमारी पर्वत श्रृंखला अलग करती है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भारत को बीच में से अलग करती है। दो भागों में भारत को अलग करती है, दो भागों में भारत का क्या करती है, विभाजित करती है दो भागों में। उत्तर भाग में जिस भाषा परिवार का प्रयोग होता है, उत्तर भाग में, भारत के उत्तर भाग में जिस भाषा परिवार का प्रयोग होता है उसे कहते हैं हम भारोपीय भाषा परिवार। उसे कौन सी भाषा परिवार कहते हैं, भारोपीय भाषा परिवार। और दक्षिण भाग में जिस भाषा परिवार का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं हम द्रविड़ भाषा परिवार। कौन सी भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार। तो उसने क्या पूछा है, द्रविड़ भाषा परिवार, क्या पूछा उसने, द्रविड़ भाषा परिवार कौन सी है, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है जो कि दक्षिण में प्रयोग किया जाता है, दक्षिण में प्रयोग किया जाता है। क्या असमिया भाषा का प्रयोग दक्षिण में होता है, नहीं। क्या असमिया जो भाषा है उसका प्रयोग दक्षिण में होता है, नहीं। का उड़िया भाषा यानी उड़ीसा में जिस भाषा का प्रयोग होता है वह दक्षिण में आती है, नहीं। यहाँ पे देखेंगे सी कन्नड़, का कन्नड़ भाषा का प्रयोग दक्षिण में किया जाता है, देखेंगे कर्नाटक साइड की तरफ किसका प्रयोग होता है, कन्नड़ भाषा। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक की साइड किधर है, दक्षिण में। तो कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, यहाँ पे किस भाषा का प्रयोग होता है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। इन भाषाओं का प्रयोग कहाँ पर होता है, दक्षिण में होता है। तो ये सभी की सभी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ कैसी भाषा होंगी, हमारी द्रविड़ परिवार की भाषा होंगी। कैसी परिवार की भाषा होंगी, कौन से परिवार की, द्रविड़ परिवार की भाषा। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, कन्नड़ द्रविड़ परिवार भाषा का एक हिस्सा है कन्नड़। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, हड़ौती जो बोली है, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है, जो हड़ौती जो बोली है कहाँ बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी होगी, राजस्थान में बोली जाती है हड़ौती बोली। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट आंसर है। राजस्थान में किस बोली का प्रयोग होता है, हड़ौती बोली का प्रयोग राजस्थान में होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भगेली जो बोली है, भगेली बोली किस क्षेत्र की बोली है, भगेली बोली किस क्षेत्र की बोली है। तो भगेली बोली है हमारी जबलपुर की, कहाँ की है, जबलपुर की। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर है। जो भगेली बोली है किस क्षेत्र में बोली जाती है, जबलपुर क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ पर है ये, राजस्थान का एक जिला है जबलपुर, वहां पर किस बोली का प्रयोग होता है, बघेली बोली का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है। जबान नहीं है यहाँ पे, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक की वजह से थोड़ा गलत हुआ होगा। यह क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारी भाषा कौन सी है। इन तीनों के मिश्रण से एक नई भाषा का उत्पन्न हुआ, वो भाषा कौन सी है। क्या पूछा उसने, हिंदी, उर्दू, इसको थोड़ा ठीक करेंगे। यहाँ पे क्या पूछा उसने, क्या पूछा, भाषा कौन सी है, नई भाषा जो उत्पन्न है इन तीनों से, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी से जो जिस नई भाषा का उत्पन्न हुआ तो वो भाषा कौन सी है, तो वो भाषा है हमारी हिंदुस्तानी भाषा। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि यूपीएससी सन 2017 में पूछा गया था यह प्रश्न। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न एक नई भाषा कौन सी है, वह है हिंदी भाषा है। कौन सी भाषा है, हिंदी भाषा है। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिमी हिंदी क्या है हमारा, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। जो पश्चिमी हिंदी है उसकी कितनी बोलियां, उसकी है मुख्यतः 5 बोलियां। कितनी है, मुख्यतः 5 बोलियां। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्या पूछा है इसमें, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, पश्चिमी हिंदी है उसकी कितनी बोलियां हैं, 5 बोलियां हैं। देखेंगे वह 5 की 5 बोलियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहली आती है हमारी खड़ी बोली। कौन सी है, खड़ी बोली। अब वह आपसे पूछ सकता है खड़ी बोली को किसी एक और अन्य नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं खड़ी बोली को। खड़ी बोली का एक और अन्य नाम होता है हमारा कोरवी बोली। कौन सी भाषा होता है, कोरवी बोली।
कौरवी भी कहते हैं खड़ी बोली को। यहाँ पे दूसरी देखेंगे, दूसरी है हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है हमारी ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है? ब्रज। ब्रज भाषा। और जो तीसरी आती है हमारी, तीसरी कौन सी है हमारी? तीसरी हमारी कन्नौजी। तीसरी कौन सी है हमारी? तीसरी है कन्नौजी। और चौथी कौन सी आती है? चौथी है हमारी बुंदेली। कौन सी है? चौथी है हमारी बुंदेली। और पांचवी कह सकते हैं अंतिम है, जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, वह है हमारी कौन सी? बुंदेली के बाद बांगरू। बांगरू कौन सी है? बांगरू। कौन सी होगी? बांगरी। सबसे पहली आती है खड़ी बोली, जिसको हम कौरवी बोली भी बोलते हैं। उसके बाद दूसरी है ब्रजभाषा, तीसरी है कन्नौजी, और चौथी है बुंदेली, और पांचवी हमारी बांगरू। ये किसके अंतर्गत आती है? पांचों की पांचों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो कितनी बोलियां आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत? 5 बोलियां आती हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा? करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? जैसे कह सकते हैं देहाती भाषा में, जो कि आसपास के इलाके में आपस में बातचीत के माहौल में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, उस भाषा को क्या, कौन सी भाषा कह सकते हैं हम? उस भाषा को कहते हैं हम बोली। क्या कहते हैं उस भाषा को? उस क्षेत्र की बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा? करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार और चढ़ाव को क्या कहते हैं? भाषा के बोलते समय होने वाले उतार और चढ़ाव को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम अनुतान। क्या कहते हैं? अनुतान। ऑप्शन नंबर सी, जो कि बी के स्थान पर है, इसमें भी थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। अनुतान कहते हैं। उतार और चढ़ाव को क्या कहते हैं बोलते समय की? तो उसको उतार और चढ़ाव को क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम अनुतान। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा? करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, जनगणना सन 2001 के हिसाब से, जनगणना सन 2001 के हिसाब से किसके हिसाब से बात कर रहा है? सन 2001 के हिसाब से बात कर रहा है। हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? जनगणना की बात कर रहा है, सन 2001 की। कब की बात कर रहा है? सन 2001 की बात कर रहा है। सबसे अधिक किस भाषा का प्रयोग किया जाता है भारत में? किसमें? भारत में। कौन सी भाषा बोली जाती थी हमारी? सबसे ज्यादा बोली जाती है हमारी बंगाली जो भाषा थी भारत में। कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। सन 2001 के हिसाब से सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी भारत में? बंगाली भाषा थी। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, कन्नौजी जो बोली है, कौन सा? कन्नौजी जो बोली है मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? मुख्य रूप से कन्नौजी जो बोली है मुख्य रूप से जो बोली जाती है हमारी, कहाँ पे बोली जाती है? पीछे बताया था मैंने आपको, कानपुर। कहाँ की बोली है? कानपुर, इटावा की बोली है, और उसके आसपास के क्षेत्र की बोली है। कौन सी? कन्नौजी जो बोली है, कानपुर। मुख्य क्षेत्र है इसका कौन सा? कानपुर। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा? करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, बांगरू भाषा ज्यादातर, बांगरू जो भाषा है ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? बांगरू, तो यहाँ पर पहले जानेंगे इसमें बांगरू भाषा का क्षेत्र कौन कौन सा होता है। बांगरू भाषा का क्या क्षेत्र? बांगरू भाषा कहाँ पर बोली जाती है? हिसार, हिसार में बोली जाती है। हिसार के बाद कौन सा आएगा? हिसार के बाद आता है हमारा अंबाला। हिसार, अंबाला, और उसके बाद आती है रोहतक। कहाँ पर बोली जाती है? हिसार, अंबाला और रोहतक। और यह सभी के सभी क्षेत्र कहाँ पर पाए जाते हैं? यह सभी के सभी क्षेत्र कहाँ पर पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं हमारे हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। कहाँ की बोली है? बांगरू जो भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? हरियाणा में बोली जाती है। हिसार, अंबाला, रोहतक किसके, कहाँ के क्षेत्र है? ये है हरियाणा के क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, जो कि बी के स्थान पर है। ये भी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से थोड़े ऑप्शन इधर से उधर हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा? करेक्ट आंसर रहेगा, हरियाणा की बोली है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था? किसने स्थापित किया था? जैसे कि आपने इतिहास में एक गवर्नर का नाम सुना होगा, कह सकते हैं उसको गवर्नर जनरल। कौन था? गवर्नर जनरल।
गवर्नर जनरल था, कौन था गवर्नर जनरल उस समय? लॉर्ड मैकाले। कौन थे? लॉर्ड मैकाले, जो कि भारत में एक नियम लागू करते हैं। वह क्या था? शिक्षा के ऊपर, एक वर्ष में कितने? एक वर्ष में 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए क्या करते हैं हम? वह भारत में क्या करते हैं? खर्च करते हैं। किसके ऊपर? शिक्षा के ऊपर खर्च करने की बात करते हैं। वह उनका नाम था क्या था? लॉर्ड मैकाले। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हिंदी को और शिक्षा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर शिक्षा की बात कर रहे हैं। वह किसको बढ़ावा देना चाहते थे? वह बढ़ावा देना चाहते थे अंग्रेजी भाषा को। किसको? अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने चाहते थे। और उनका समय काल बात करें, यह किस समय की बात थी? यह उनका समय काल था। हमारा समय काल की बात करें यहाँ पर, लॉर्ड मैकाले का समय काल था, क्या था? 1834 से लेकर 1838 तक क्या था? उनका समय काल था। और वह शिक्षा की बात किस वर्ष में करते हैं? वह शिक्षा की जब बात करते हैं तो वह करते हैं 1835 में। कब करते हैं? 1835 में करते हैं। कब करते हैं? 1835 में कहते हैं शिक्षा के ऊपर क्या करेंगे? 1,00,000 रुपए खर्च करेंगे। तो कौन करते हैं? और उन्हीं को ध्यान में रखते, कौन करते हैं? लॉर्ड मैकाले करते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था? सबसे पहले जो सुझाव आया था, किसके दिमाग में आया था? अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लॉर्ड मैकाले। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया था? यह किया गया था, लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा हमारा? करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के मुख्यतः 3 रूप होते हैं। मुख्यतः कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। पहला होता है हमारा मौखिक रूप, उसके बाद आता है दूसरा लिखित रूप, तीसरा आता है सांकेतिक रूप। कौन सा आता है? तीसरा आता है सांकेतिक रूप। तो इसने क्या पूछा? मौखिक रूप। मौखिक रूप कौन सा होता है? जैसे कि जब दो व्यक्ति एक दूसरों को आपस में अपने भावों को प्रकट करते हैं, या फिर एक दूसरों को अपने विचारों को समझाते हैं। मैं कह सकता हूं, मैं किसी दूसरे व्यक्ति को समझाऊं और दूसरा व्यक्ति को मुझे अपने भावों को समझाए, तो उसी को क्या कहते हैं? यानी बोलकर, क्या करता है? बोलकर अपने भावों को समझाना क्या कहलाता है? मौखिक रूप कहलाता है। क्या करते हैं? दो व्यक्ति क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, क्या रहेगा हमारा? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, परिचर्चा। जब दो व्यक्ति चर्चा करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मौखिक चर्चा कर रहे हैं। क्या करते हैं? मौखिक चर्चा कर रहे हैं। तो क्या करते हैं? मौखिक भाषा का कौन सा रूप है? परिचर्चा मौखिक रूप है। परिचर्चा करना क्या है? मौखिक रूप है भाषा का। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा? जो कि बी के स्थान पर है। ये भी टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा? करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, कन्नड़ भाषा का संबंध निम्नलिखित में से किस परिवार से? कन्नड़ भाषा, यह प्रश्न क्या था? पीछे भी पूछा गया था कन्नड़ भाषा से रिलेटेड। कन्नड़ जो भाषा है, कहाँ की भाषा है? यह है द्रविड़ भाषा परिवार की। कहाँ की है? यह है द्रविड़ भाषा परिवार की है। कन्नड़ भाषा कह सकते हैं कर्नाटक के क्षेत्रों में कहाँ किस भाषा का प्रयोग होता है? कन्नड़ भाषा का प्रयोग होता है। और एक ऐसी किस भाषा परिवार का हिस्सा है? यह है द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा। किस भाषा परिवार का हिस्सा है? यह द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। और द्रविड़ भाषा परिवार मैंने बताया था आपको, भारत के कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? दक्षिण में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा? द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है कन्नड़ भाषा। ऑप्शन नंबर डी, जिसका प्रयोग भारत के दक्षिण में किया जाता है। जिसका प्रयोग भारत के दक्षिण में किया जाता है। देखेंगे आगे अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी जो कि खड़ी बोली है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, जो कि बी के स्थान पर है, सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी खड़ी बोली किससे विकसित हुई है? सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, जो कि पीछे बताया था मैंने। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली है। हिंदी भाषा के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली है।
मैंने आपको पीछे बताया था छत्तीसगढ़ बोली है कहाँ की है, पूर्वी हिंदी की बोली है। छत्तीसगढ़ जो बोली है किसके अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मैंने आपको कितनी बोलियां और बताई थी, 3 बोलियां और बताई थी। कितनी बोलियां और बताई थी, 3 बोलियां और बताई थी। वह कौन कौन सी थी, सबसे पहले आती है हमारी अवधी, कौन सी आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तीनों की तीनों बोलियां किसके अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आई, हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आई। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। हिंदी भाषा की जो की विख्यात बोलियां हैं कौन सी कितनी है, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे 5 हिंदी भाषा की विख्यात बोलियां हैं। 5 बोलियां कैसी हैं, हिंदी भाषा की विख्यात बोलियां। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे देखेंगे हिंदी भाषा की जो 5 विख्यात बोलियां हैं वो कौन कौन सी है, इसको भी जानेंगे हम, वो आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आती है हमारी कौन सी, हिंदी भाषा में सबसे पहले आएगी हमारी कौन सी, पश्चिमी हिंदी, जो कि मैंने आपको पीछे कराया था। कौन सा आएगी, पश्चिमी हिंदी। और जो दूसरी आती है हमारी, दूसरी कौन सी आएगी, दूसरी आएगी हमारी राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। और तीसरी आती है हमारी कौन सी, तीसरी जो आएगी, तीसरी आएगी हमारी बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। और जो चौथी आएगी, चौथी कौन सी आएगी, चौथी आएगी हमारी पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। कौन सी आएगी, पूर्वी हिंदी आएगी। और 5वीं आएगी हमारी पहाड़ी हिंदी। कौन सी आएगी, पहाड़ी हिंदी। ये मुख्यतः हिंदी भाषा की 5 बोलियां हैं। मुख्यतः हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं, मुख्यतः हिंदी भाषा की कितनी है, 5 बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, जो कि सी के स्थान पर है, इसमें भी थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, उसके लिए मैं क्या क्षमा चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी आकृति की दृष्टि से, क्योंकि हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है, हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है, क्या पूछा है, हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है। यहाँ पे देखेंगे हिंदी आकृति की दृष्टि से हमारी वियोगात्मक भाषा है। कौन सी है, वियोगात्मक भाषा है। और वियोगात्मक को ही हम क्या कहते हैं, वियोगात्मक को ही हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, विश्लिष्ट भाषा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विश्लिष्ट भाषा कहते हैं, विश्लिष्ट योगात्मक भाषा कहते हैं। क्या पूछा है, हिंदी आकृति की दृष्टि से, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है, वियोगात्मक भाषा है। और वियोगात्मक को ही कौन सी भाषा क्या कहते हैं, विश्लिष्ट योगात्मक कहते हैं, विश्लिष्ट योगात्मक कहते हैं। वह आपसे इसमें हिंदी ना कहकर, क्या हिंदी ना कहकर वह पूछे संस्कृत, संस्कृत आकृति की दृष्टि से, संस्कृत आकृति की दृष्टि से वह यह प्रश्न पूछे, संस्कृत आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है, संस्कृत आकृति की दृष्टि से। तो यह होगी हमारी संयोगात्मक, क्या होगा, यह होगी हमारी संयोगात्मक भाषा। क्या होगी, यह होगी हमारी संयोगात्मक भाषा। क्या होगी, संयोगात्मक। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, बी रहेगा, विश्लिष्ट योगात्मक। हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है, विश्लिष्ट योगात्मक भाषा है। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। ब्रज भाषा का जो विकास था किस अपभ्रंश से हुआ था, पीछे बताया था मैंने आपको, सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ था। किससे हुआ था, सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ था, जिसके अंतर्गत कितनी भाषाएं आती हैं, 5 भाषाएं आती हैं। कितनी भाषाएं आती है, 5 भाषाएं आती हैं। तो ब्रज भाषा किसके अंतर्गत आएगी, सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत आएगी, सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आएगी। आगे देखेंगे अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, किस क्षेत्र की बोली, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है। तो देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। वाराणसी की जो बोली है उसको क्या कहते हैं, काशिका कहते हैं। वाराणसी की जो बोली है उसको क्या कहते हैं, काशिका कहा जाता है।
आगे देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? क्या पूछा है इसने? पश्चिमी जो हिंदी है इसके अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो यहाँ पे देखेंगे अपने ऑप्शन ए देखेंगे। ऑप्शन ए बघेली बोली। जो बघेली बोली है यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और मगही जो बोली है यह किसके अंतर्गत है? बिहारी बोली के अंतर्गत आती है। मगही जो बोली किसके अंतर्गत आती है? बिहारी बोली के अंतर्गत आती है। कन्नौजी जो बोली है यह किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी बोली के अंतर्गत आती है। कन्नौजी जो बोली है किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और मेवाती जो बोली है वह किसके अंतर्गत आती है? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। राजस्थानी हिंदी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा हमारा? सी करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी, कन्नौजी किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मैंने आपको कितनी बोली बताई थी? मुख्यतः 3 बोलियां आती हैं। कितनी बोलियां आती हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत? 3 बोलियां आती हैं। अब वह देखेंगे, पहले क्या देंगे? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं, पहले इसमें देखेंगे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है। बघेली बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। उसके बाद देखेंगे मगही जो बोली है, मगही बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, यह आती है बिहारी हिंदी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। जो कि यह प्रश्न पीछे भी पूछा गया था, या पीछे भी बताया था मैंने आपको। तो मगही जो बोली है किसके अंतर्गत आती है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी बोली जो आती है हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ बोली है, छत्तीसगढ़ जो बोली है वह भी हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि टाइपिंग मिस्टेक की वजह से बी पर हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन इधर उधर हुए हैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा? करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि बी के स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी, मगही किसके अंतर्गत आती है? यह आती है हमारी बिहारी हिंदी के अंतर्गत। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? कौन सी बोली हिंदी के अंतर्गत आती है? तो यहाँ पे देखेंगे हम मेवाती। मेवाती जो बोली है, ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा हमारा? करेक्ट आंसर रहेगा। मेवाती जो बोली है किसके अंतर्गत आती है? हमारी राजस्थानी बोली के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? हमारी मेवाती बोली आती है। ये कन्नौजी जो बोली आती है किसके अंतर्गत आती है? कन्नौजी जो बोली आती है हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और बघेली जो आती है हमारी, बघेली आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। और मगही आती है हमारी बिहारी हिंदी के अंतर्गत। मगही किसके अंतर्गत है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत है। और जो बघेली बोली है, बघेली बोली किसके अंतर्गत आती है? यह आती है हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। और कन्नौजी जो आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर मेवाती किसके अंदर आती है? राजस्थानी बोली के अंतर्गत आती है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, सितंबर माह में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां से पूछा है इसने? यह पूछा था 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत किससे पूछा था? सम्मेलन में पूछा था। किससे पूछा? सम्मेलनों से पूछा है, हिंदी के सम्मेलनों से। जैसे बात करूं इसमें बात करूं भारत हिंदी की बात करूं, हिंदी की कुल सम्मेलन कितने सम्मेलन हुए थे? तो हिंदी के कुल कितने सम्मेलन हुए थे? हिंदी के कुल 12 सम्मेलन हुए थे। कितने सम्मेलन हुए थे? कुल 12 सम्मेलन हुए थे। कितने सम्मेलन हुए थे? कुल 12 सम्मेलन हुए थे। उसने कौन सा सम्मेलन पूछा? उसने पूछा है 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन। कौन सा पूछा? 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन। तो वो कहां पर हुआ था? वह हुआ था हमारा भोपाल में। कहां पर? मध्य प्रदेश में, भोपाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। और ये कब हुआ था? यह हुआ था हमारा सन 2015 में हुआ था। जो 10वां भोपाल में सम्मेलन हुआ था, हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में हुआ था। कब हुआ था? 2015 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा हमारा? करेक्ट आंसर रहेगा, भोपाल। सन 2015 में हुआ था। कुल हिंदी सम्मेलन कितने हुए टोटल? अब तक 12 हुए हैं। कितने हुए? 12 हुए हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? क्या लिखी जाती है? हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा लिखी जाती है? ऑप्शन नंबर सी, जो कि बी के स्थान पर है। नेपाली जो भाषा है कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा? सी क्या रहेगा हमारा? करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो राजस्थानी क्या था? हिंदी की उपभाषा है। पूर्वी हिंदी किसके अंतर्गत आती है? हिंदी की उपभाषा है। कितनी भाषाएं? 5 भाषाएं बताई थी, जिसमें राजस्थानी है, पूर्वी हिंदी है और पश्चिमी हिंदी है।
कौन सी नहीं है? मराठी क्या है? यह हिंदी के अंतर्गत नहीं है, यह हिंदी की उपभाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, जो कि सी के स्थान पर ऑप्शन नंबर बी मराठी, इसका क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। यह उपभाषा नहीं है हिंदी की। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, हड़ौती जो बोली है, हड़ौती जो बोली है कहाँ की, किस क्षेत्र की बोली है? जो हड़ौती बोली है कहाँ की बोली है? हड़ौती जो बोली है हमारी किसकी है? हड़ौती जो बोली है ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, पूर्वीय राजस्थान की है। कहाँ की है? पूर्वीय राजस्थान की है। हड़ौती जो बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? पूर्वीय क्षेत्र की बोली है हड़ौती बोली। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? उत्तर प्रदेश की दूसरी पहली कौन सी है उत्तर प्रदेश की? प्रथम है, प्रथम कौन सी है हमारी? फर्स्ट कह सकते हैं इसको, जो फर्स्ट है हमारी कौन सी है? फर्स्ट है हिंदी। उसने क्या पूछा है? सेकंड। कौन सी पूछी है? सेकंड। सेकंड कौन सी है? सेकंड है कौन सी हमारी? उर्दू। कौन सी है? सेकंड उर्दू। तो उसने क्या पूछा? दूसरी राजभाषा है, राज्य भाषा है। क्या है? राज्य भाषा है। क्या पूछी है? दूसरी राज्य भाषा है। तो देखेंगे दूसरी राज्य भाषा कौन सी है? सी ऑप्शन उर्दू। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा? उर्दू करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित बोलियों में से, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती? कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती? तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमारी ब्रज भाषा। कौन सी है? ब्रज भाषा। जो कि ब्रज भाषा है, क्या यह उत्तर प्रदेश की बोली है? ब्रज भाषा। आगरा, मथुरा, एटा जैसे कि मैंने आपको बताया था, किस भाषा का प्रयोग होता है? ब्रज भाषा का प्रयोग होता है। और जो कि दूसरी बोली है हमारी अवधी। अवधी बोली कैसी है हमारी? अवधी बोली उत्तर प्रदेश की क्या है? बोली है। उत्तर प्रदेश की क्या है? अवधी बोली। सॉरी। उसके बाद आती है तीसरी सी, खड़ी बोली। खड़ी बोली भी क्या है? उत्तर प्रदेश की बोली है। खड़ी बोली कौन सी है? उत्तर प्रदेश की बोली है मैथिली। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा? मैथिली उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। इसने क्या पूछा था? उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है, तो मैथिली क्या है? उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। ब्रज और अवधी और खड़ी बोली, ब्रज और अवधी और खड़ी बोली कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। ब्रज, अवधी और खड़ी बोली उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं। मैथिली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, तो उसने क्या पूछा था? उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में लिखी गई थी? रामचरितमानस की जो भाषा है वह किस भाषा में लिखी गई थी? तो वह लिखा गया था हमारा, जिसकी रचना की गई थी वह थी अवधी भाषा। कौन सी भाषा थी? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। अवधी भाषा में क्या किया गया था? रचना की गई थी रामचरितमानस की। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। खड़ी बोली, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है अमीर खुसरो को। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। जिनका यह कहां से संबंधित रखते हैं? अपने पटियाली से संबंधित है। कहां से? पटियाली से। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। खड़ी बोली का अन्य, जैसे मैंने आपको पहले या दूसरे तीसरे प्रश्न में आपको बताया था, खड़ी बोली को क्या है एक और अन्य नाम, क्या नाम है खड़ी बोली का? शुरुआती के प्रश्नों में कराया था मैंने। खड़ी बोली को किस नाम से भी जानते हैं? खड़ी बोली को जानते हैं हम कोरवी भाषा के नाम से। क्या है? ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? कोरवी बोली है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा किसका दिया हुआ है? जो हिंदी भाषा है किसका दिया हुआ है? जो हिंदी भाषा शब्द है, क्या पूछा है? जो हिंदी भाषा शब्द है किसका दिया हुआ है? तो हिंदी भाषा शब्द ईरानियों का दिया हुआ है। क्या है? ईरानियों का दिया हुआ है हिंदी भाषा शब्द। तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा बताइए। बौद्ध धर्म सॉरी क्या पूछा है? बौद्ध जो धर्म है किस भाषा से संबंधित रखता था? बौद्ध धर्म, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम पहले बनाते हैं क्रम। क्या? पहले बनाते हैं हम क्रम। संस्कृत के बाद आती है वैदिक। वैदिक के बाद आती है हमारी लौकिक। लौकिक के बाद आती है हमारी पाली। पाली के बाद आती है प्राकृत।
प्राकृतिक के बाद आती है अपभ्रंश। कौन सी है? अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद जो आती है वह आती है हमारी हिंदी। कौन सी आती है? हिंदी। तो बौद्ध धर्म का किससे संबंधित था? बौद्ध धर्म का संबंध था हमारा पाली भाषा से। किससे था? बौद्धों का संबंध किससे था? बौद्ध धर्म का संबंध किससे था? पाली भाषा से था। और यहाँ पे वह पूछा आपसे जैन धर्म का संबंध किससे था? जैन धर्म का, तो जैन धर्म का संबंधित था, जैन धर्म का कैसे संबंधित था? जैन धर्म का संबंधित था प्राकृतिक भाषा से। और संस्कृत किससे संबंधित था? संस्कृत से था आर्यों का संबंधित। संस्कृत भाषा से किससे का संबंधित था? आर्यों का। आर्यों का संबंध किस भाषा से था? संस्कृत भाषा से आर्यों का संबंधित था। तो उसने क्या पूछा था? बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा कौन सी है हमारी? पाली। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा? करेक्ट आंसर रहेगा पाली। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना कब हुई? केंद्रीय जो हिंदी है उसकी निर्देशालय की स्थापना कब हुई? तो उसकी हुई थी हमारी, कब हुई थी? सन देखेंगे यहाँ पर। उसकी जो स्थापना हुई थी उसकी हुई थी हमारी 1 मार्च 1960। 1 मार्च 1960 को क्या हुआ था? केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? नई दिल्ली में। कहां पर हुई थी हमारी? नई दिल्ली में हुई थी। कहां पर हुई थी? नई दिल्ली में। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सन कौन सा है? 1960। क्या पूछा था? सन 1960 में केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना हुई थी। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा? करेक्ट आंसर रहेगा। कहां पर हुई थी? नई दिल्ली में। कहां पर हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? अपभ्रंश जो भाषा है हमारा उसका काल कौन सा है? जो अपभ्रंश भाषा है, अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? अपभ्रंश भाषा का काल है हमारा, सबसे पहले देंगे 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। फिर आता है हमारा 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। फिर आता है 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। चौथा आता है हमारा डी, आता है 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व वाले क्या है हमारे? दोनों के दोनों गलत है। अब बी और सी में से देखेंगे, बी और सी में से देखेंगे अपभ्रंश भाषा। क्या पूछा उसने? अपभ्रंश जो भाषा है, अपभ्रंश जो भाषा है वह है हमारी 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक का जो समय है हमारा किसके अंतर्गत आता है? अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत आता है। 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक किस भाषा के अंतर्गत आता है? ये काल किस भाषा के अंतर्गत आता है? यह काल अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा? करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली है? इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली है? पहाड़ी बोली कौन सी है? पहाड़ी बोली। पहाड़ी बोली के अंतर्गत, पहाड़ी बोली के अंतर्गत कितनी भाषा बोली आती है? तो 2 भाषा बोली आती है। कितनी? 2 भाषा बोली आती है। कितनी भाषा बोली आती है? 2 भाषा बोली आती है पहाड़ी बोली के अंतर्गत। उसके पहली सबसे पहली जो बोली आती है वह कौन सी आती है? कुमाऊं। कौन सी है? कुमाऊनी। कौन सी है? कुमाऊनी। और जो दूसरी जो बोली आती है, दूसरी जो बोली आती है वह आती है हमारी कड़वाली। कौन सी आती है? कड़वाली। कड़वाली जो बोली है किसके अंतर्गत आती है हमारी? कड़वाली जो बोली आती है पहाड़ी बोली के अंतर्गत। पहाड़ी बोली में मुख्यतः कितनी बोलियां बोली जाती हैं? 2 बोलियां। पहली आती है कुमाऊनी और दूसरी आती है कड़वाली। दूसरी आती है कड़वाली। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा? करेक्ट आंसर रहेगा। वो कुमाऊनी जो बोली है किसके अंतर्गत आती है? पहाड़ी बोली के अंतर्गत आती है। कुमाऊनी जो बोली है किसके अंतर्गत आती है? पहाड़ी बोली के अंतर्गत आती है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? विश्व जो हिंदी सचिवालय है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय है ऑप्शन नंबर बी, जो कि सी के स्थान पर है, मॉरिशस में है विश्व हिंदी सचिवालय।
क्या पूछा, विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ पर है, मॉरिशस में है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, किस बोली में ने प्रसर्ग लगाया जाता है, किस बोली में ने प्रसर्ग लगाया जाता है, ने प्रसर्ग किस बोली में लगाया जाता है, तो खड़ी बोली में ने प्रसर्ग लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं, जैसे कह सकते हैं उस वह खान नहीं कह सकते हैं, सॉरी कह सकते हैं उसने खाना खाया, उसने खाना खाया, उसने खाना खाना, ने क्या है इसमें, परिसर्ग है, उसने खाना खाया, उसने खाना खाया, क्या है, खड़ी बोली के अंतर्गत आता है, ने परिसर्ग लगाया जाता है। किस बोली के अंतर्गत लगाया, खड़ी बोली के अंतर्गत लगाया जाता है। ने किसके अंतर्गत लगाया, खड़ी बोली के अंतर्गत लगाया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, सौर सैनी अपभ्रंश, सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत, सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है, सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत क्या है, गुजराती भाषा आती है, राजस्थानी आती है और पश्चिमी हिंदी आती है। कौन सी भाषा नहीं आती है, सिंधी भाषा नहीं आती है। कौन सी भाषा नहीं आती है, ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पंजाबी का विकास किससे हुआ, क्योंकि पंजाबी जो भाषा है इसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, क्या है, किस अपभ्रंश से हुआ, क्या पूछा उसने, पंजाबी जो भाषा किस अपभ्रंश से हुआ था, तो यह हुआ था हमारा पैसाची अपभ्रंश से। पंजाबी जो भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था, पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी भाषा का विकास हुआ था। तो आगे देखेंगे अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं, कौन सी जो बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं, यहाँ पे देखेंगे ब्रज उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, अवधी भाषा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, कन्नौजी जो भाषा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, क्या है, या छत्तीसगढ़ी जो बघेली जो बोली है, सॉरी क्या है, बघेली जो बोली है कहाँ पर बोली जाती है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है, बिहारी हिंदी के नहीं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली है। तो बघेली जो बोली है किसके अंतर्गत बोली जाती है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3 किसकी बोलियां हैं, उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो हुआ है हमारा, ऑप्शन नंबर ए देखेंगे ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 ब्राह्मी लिपि से हुआ है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में है, जो कि जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था, संविधान का भाग नंबर कौन सा था, 17 था, जो कि किससे रिलेटेड था, राजभाषाओं से रिलेटेड था। और अनुच्छेद कहां से कहां तक थे, उसमें अनुच्छेद थे हमारे 343 से 351 तक। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है, वर्तमान जो हिंदी है उसका प्रचलित रूप कौन सा है, खड़ी बोली है। वर्तमान में जिस भाषा का प्रचलित रूप है, वर्तमान में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह किस रूप में, खड़ी बोली के रूप में। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी भाषा बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है, बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है। बहुरूपीय परिवार भाषा का प्रयोग कहां पर होता है, उत्तर में होता है। कहां पर होता है, उत्तर में होता है। उत्तर की भाषा देखेंगे कौन कौन सी है, इसमें उत्तर की भाषा देखेंगे कौन कौन सी है। तो देखेंगे हिंदी बहुरूपीय परिवार की भाषा है, मराठी बहुरूपीय परिवार की भाषा है, गुजराती बहुरूपीय परिवार की भाषा है, मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषा है। मलयालम कहाँ पे, केरल की भाषा है। मलयालम जो भाषा कहाँ की भाषा, केरल की भाषा है, द्रविड़ परिवार की भाषा है मलयालम। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा इस प्रश्न का, सी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम राजभाषा आयोग, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष मैंने पीछे बताया था कौन थे, बीजी खैर प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, तो बांगरू जो भाषा हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है, अवधी जो बोली है हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है, कन्नौजी जो बोली है हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है। तो कौन सी नहीं आती है, हमारी तेलुगु जो बोली है हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई,
भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। और इसमें एक और प्रश्न पूछ सकता है वो आपसे, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या, वो आपसे पूछ सकता है मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो सकती है? तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है हमारी ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। और वह आपसे एक और चीज पूछ सकता है, इसमें पूछा क्या, भाषा की सबसे छोटी इकाई, और वह आपसे पूछ सकता है लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्या पूछ सकता है? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। उसमें भी क्या लगाएंगे हम? वर्ण को ही लगाएंगे। या वो पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई, या वो पूछे लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, दोनों स्थितियों में हमारा आंसर क्या रहेगा? वर्ण हमारा आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा? हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, गारो किस राज्य में बोली जाती है? जो गारो भाषा है वह किस राज्य में बोली जाती है? तो वह बोली जाती है हमारी मेघालय में। कहां पर? मेघालय में। गारो जो भाषा है किस राज्य में बोली जाती है? मेघालय में बोली जाती है। जो गारो जो भाषा कहां पर बोली जाती है? मेघालय में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा? हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ये देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, जैसे कहते हैं भारतीय संविधान का भाग 17 है, भाग 17, और अनुसूची कौन सी है? 8वीं अनुसूची है। भारतीय संविधान की अनुसूची कौन सी? 8वीं अनुसूची है, और भाग 17 है। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद है 343 से लेकर 351 तक। तो कितनी भाषाएं का जिक्र है उसमें? 22 भाषाओं का जिक्र है। कितनी भाषाओं का जिक्र है? 22 भाषाओं का जिक्र है। ऑप्शन नंबर बी, जो कि सी के स्थान पर है, ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा? हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है? ये प्रश्न क्या था? पीछे भी पूछा गया था, और यह प्रश्न वह पूछा गया था यूपीएससी सन 2017 में पूछा गया था। यह फिर से रिपीट किया है प्रश्न। क्या ये यूपीएससी ने फिर से रिपीट किया है, जो कि पूछा है सन 2021 में, और जो पीछे पीछे जो पूछा था वह पूछा था सन 2017 में। निम्न में इनमें से हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा? हमारा करेक्ट आंसर है। संस्कृत क्या है? हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है। संस्कृत से किसका जन्म हुआ था? हिंदी का जन्म हुआ था। तो हिंदी की आदि जननी कौन हुई? संस्कृत हुई। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा? हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था? हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था? तो वह लिया गया था हमारा 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, फिर यानी कह सकते हैं स्वीकार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा? हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। और 14 सितंबर को हम किस डेट के रूप में जानते हैं? इस डेट को जानते हैं हम हिंदी दिवस के रूप में। किस रूप में जानते हैं? हिंदी दिवस के रूप में जानते हैं। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, बुंदेली का क्षेत्र है। जो बुंदेली का क्षेत्र है, बुंदेली कहाँ की भाषा है? तो ऑप्शन नंबर बी झांसी जालौन दतिया। झांसी जालौन दतिया में किस भाषा का प्रयोग होता है? बुंदेली भाषा का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा? हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। आगे देखेंगे हम अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो देखेंगे सबसे पहले गुजराती भाषा संविधान में शामिल है। उसके बाद आती है हमारी बोडो भी शामिल है, और मलयालम भी शामिल है। बोडो भी शामिल है, मलयालम भी शामिल। कौन सी भाषा शामिल नहीं है? जो मिजो भाषा है। क्या है? ये मिजो भाषा है। ऑप्शन नंबर सी, जो कि बी के स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी, जो कि बी के स्थान पर टाइपिंग मिस्टेक की वजह से क्या है, थोड़ा इधर उधर हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा? मिजो। यह भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में क्या है? शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा? हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था? क्या था? इनमें से, इन राज्यों में से गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में से सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग किस राज्य में हुआ था? तो बता दूं यहाँ पे किसमें हुआ था? गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है। गुजरात में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? हिंदी जो है भारत में किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? राजभाषा के रूप में शामिल है। किस के रूप में शामिल है? राजभाषा के रूप में शामिल है। यानी कि राजभाषा के रूप में भारत में सरकारी कामकाज किस भाषा में करती है सरकार? हिंदी भाषा में करती है। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा? हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि सन 2021 में पूछा गया था यूपीएससी में। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? क्या पूछा था? कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो उर्दू क्या है? उर्दू शामिल है।
उर्दू क्या है, उर्दू शामिल है, तमिल भी शामिल है और नेपाली भी शामिल है। कौन सी भाषा शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, जो कि सी के स्थान पर ऑप्शन नंबर बी क्या है, राजस्थानी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। राजस्थानी जो भाषा है संविधान में क्या है, शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि सी के स्थान पर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ था? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर सम्मेलन हुआ था? तो सभी को पता होगा कहां पर हुआ था, नागपुर में हुआ था। कब हुआ था? नागपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था? नागपुर में हुआ था। और कब हुआ था? यह हुआ था हमारा 1975 में। कब हुआ था? 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में हुआ था। कहां पर हुआ था? नागपुर में हुआ था। 1975 में हुआ था, नागपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ था? जो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन था कहां पर हुआ था हमारा? ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में हुआ था। कहां पर हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क कहां पर? अमेरिका में, यूएसए में हुआ था। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ था। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से ढूंढाड़ी जो से देखेंगे इसमें, सॉरी, इनमें से ढूंढाड़ी को अन्य किस नाम से जानते हैं? जो ढूंढाड़ी जो भाषा है, जो ढूंढाड़ी जो भाषा है किस अन्य नाम से जानते हैं? किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसको जयपुरी के नाम से जानते हैं। किस भाषा को? जयपुरी। जयपुरी बोली को भी हम ढूंढाड़ी बोली भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। आगे देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय का मुख्यालय कहां पर है? तो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय का मुख्यालय है आगरा में। कहां पर है? आगरा में। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? तो भारत में 4 प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं। कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? 4 प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पहला है हमारा, पहला कौन सा है? पहला है हमारा भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय कौन सा है? भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार। उसके बाद आता है हमारा दूसरा, उसके बाद आता है हमारा दूसरा। दूसरा है हमारा कौन सा? दूसरा है द्रविड़। द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरा है जो कि हमारा, तीसरा है हमारा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। कौन सा? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। कौन सा? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। और चौथा है हमारा चीनी तिब्बतीय भाषा परिवार। कौन सा? चीनी और चीनी तिब्बतीय भाषा परिवार। कौन सा है? चीनी तिब्बतीय भाषा परिवार। अब जानेंगे इनका प्रयोग भारत में सर्वाधिक परसेंट के हिसाब से देंगे। भारत में सर्वाधिक प्रयोग, भारत में इन भाषाओं का कौन कौन सा क्रम है? सबसे सर्वाधिक किस भाषा का प्रयोग करते हैं? भाषा परिवार का प्रयोग होता है तो द्रविड़ भाषा परिवार का प्रयोग होता है 73% भारत में। कितने परसेंट होता है? 73% प्रयोग किस भाषा परिवार का होता है? द्रविड़ भाषा परिवार का प्रयोग होता है। और 25% होता है हमारा द्रविड़ भाषा परिवार का प्रयोग। किस भाषा परिवार का प्रयोग होता है? 25% भाषा परिवार, 25% प्रयोग होता है द्रविड़ भाषा परिवार का प्रयोग। और ऑस्ट्रिक भाषा परिवार का प्रयोग होता है हमारा 1.3%। 1.3%। और चीनी और तिब्बती है, चीनी तिब्बती का प्रयोग होता है 0.7%। 0.7%। तो सबसे ज्यादा किस भाषा परिवार का प्रयोग होता है? 73% जो होता है भारोपीय भाषा परिवार का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद आता है द्रविड़, जो कि मुख्यतः है भाषा परिवार, जो कि मुख्यतः प्रयोग होता है 2 भाषा परिवारों का प्रयोग होता है। सबसे पहला आता है भारोपीय भाषा परिवार, उसके बाद आती है द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार का प्रयोग होता है 25% और भारोपीय भाषा परिवार का प्रयोग होता है 73%। तो मुख्यतः भारत में कितने भाषा परिवार पाए जाते हैं? 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है? हिंदी भाषा का जो उद्भव है
उसका सही अनुक्रम क्या है, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें, सबसे पहले क्या आएगी हमारी अपभ्रंश, क्या है हिंदी के बाद अपभ्रंश है। सबसे पहले आएगी हमारी क्या, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। सबसे हिंदी से पहले जन्म लेती है अपभ्रंश, और अपभ्रंश से पहले जन्म लेती है प्राकृत, प्राकृत से पहले जन्म लेती है हमारी पाली। तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है, यानी दक्षिण में प्रयोग नहीं होता जिस परिवार भाषा का। तो कन्नड़ का प्रयोग कहां पर होता है, कन्नड़ का प्रयोग होता है हमारा दक्षिण में। मलयालम का प्रयोग कहां पर होता है, दक्षिण में। मलयालम का प्रयोग कहां पर होता है, दक्षिण में। कुई जो भाषा है कहां पर होती है, इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा हमारा सी। और खासी जो भाषा है, खासी जो भाषा नहीं सॉरी, इसमें क्या होगा, कुई नहीं होगा, इसमें होगा खासी। कौन सा होगा, डी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। कुई जो भाषा है यह भी कहां पर प्रयोग होता है, दक्षिण में प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी खासी भाषा प्रयोग कहां पर होता है, यह होता है पूर्व की साइड में होता है, पूर्व की साइड में होता है, पूर्व की साइड में होता है। कहां पर, पूर्व की साइड में होता है। कहां पर होता है इसका प्रयोग, पूर्व साइड में होता है। भारत में पूर्व साइड में खासी भाषा का प्रयोग होता है, इस भाषा का प्रयोग होता है। खासी भाषा का प्रयोग कहां पर होता है, पूर्व साइड में होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री किस समिति की अध्यक्षता करते हैं। भारत में प्रधानमंत्री किस समिति की अध्यक्षता करते हैं, तो किस समिति की अध्यक्षता करते हैं। ऑप्शन नंबर देंगे बी, केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करता है, भारत का प्रधानमंत्री करता है। भारत का प्रधानमंत्री करता है। केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करता है, भारत का प्रधानमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा पाली भाषा का अन्य एक नाम है, क्योंकि पाली भाषा का अन्य एक नाम है। पाली भाषा का अन्य नाम, पाली भाषा को हम क्या कह सकते हैं, प्राकृत भाषा भी कहते हैं। पाली जो भाषा है उसको कौन सी भाषा भी कह सकते हैं, प्राकृत भाषा भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, हड़ौती जो बोली है, हड़ौती जो बोली कहाँ की है, पूर्वी राजस्थान की बोली है। कहाँ की है, पूर्वी राजस्थान की बोली है। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, पूर्वी राजस्थान। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए ये क्या था, पीछे भी पूछा गया था, यही प्रश्न पीछे भी पूछा गया था। न्यूयॉर्क अमेरिका यानी यूएसए में हुआ था 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, गोवा की मुख्य राजभाषा है। गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है, गोवा में जो मुख्यतः मानी जाती है मुख्य राजभाषा कौन सी है, तो मुख्य राजभाषा है हमारी कोंकणी। कोंकणी कहाँ की है, गोवा की राजभाषा है। कोंकणी कहाँ की है, गोवा की राज्य भाषा है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है हमारा 10 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, प्राकृत किस परिवार की भाषा है, जो प्राकृतिक भाषा है हमारी किस परिवार की भाषा है। प्राकृतिक जो परिवार है वह है हमारी आर्य परिवार की भाषा। कौन सी है, आर्य। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा, जो कि सी के स्थान पर करेक्ट आंसर रहेगा, आर्य की भाषा है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहां पर है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहां पर है, आगरा में है। कहां पर है, आगरा में। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहां पर है, आगरा में। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। बिहारी जो हिंदी है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है, बिहारी जो हिंदी बोली का नाम है कौन सा है, मगही। कौन सा, मगही जो है किसके अंतर्गत आती है, यह आती है बिहारी हिंदी के अंतर्गत। यह बोली किसके अंतर्गत आती है, बिहारी हिंदी बोली के अंतर्गत। कौन सी बोली आती है, मगही बोली किसके अंतर्गत आती है, बिहारी बोली के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर बी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से कहां पर है, ये सी पर है। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ब्रज भाषा है इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो यह काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित है। ब्रज भाषा जो है किसके रूप में, काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है हमारा, कह सकते हैं इसको अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का, यह हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया था, कितने वर्षों का सुझाव दिया था संविधान में अंग्रेजी को। संविधान में किसकी बात कर रहा है, अंग्रेजी की। संविधान में अंग्रेजी को, यानी कि 26
26 जनवरी 1950 को क्या था, हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी को ही हिंदी और अंग्रेजी को क्या कहा था, राजभाषा के रूप में दोनों को लागू किया गया था, दोनों को लागू किया गया था। और अंग्रेजी को एक शर्त, एक कंडीशन थी, अंग्रेजी को कब तक, कितने वर्षों के लिए लागू किया गया था, 15 वर्षों के लिए लागू किया गया था। अंग्रेजी को 15 वर्षों के लागू किया गया था। और यह पूर्णतः किस वर्ष को लागू हुआ था, पूर्णतः किस वर्ष को अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में जाना गया था, तो पूर्णतः 1963 में घोषित किया गया था 1963 को कि अंग्रेजी को भी राजभाषा के रूप में आगे मान्यता दी गई थी। तो आज के लिए धन्यवाद। आपकी 100 प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हो चुकी है। तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं आपके लिए यह क्लास कैसी लगी।